नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित अग्रवाल आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं आज जेई मेल का एक नया एपिसोड। तो आज मैं मैथ्स के सब्जेक्ट में डिस्कस करूंगा एरिया अंडर द कर्व। देखिए, इस चैप्टर का एक छोटा सा रूल याद रखिए, ग्राफ बनाना है, देन फॉर्मूला लगाना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व या राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। बस इतनी सी बात और चैप्टर खत्म। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। तो हमारे पास यहां दो कर्व हैं बच्चों, एक है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा है x एक्सिस। देखिए, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा जो कि 0 और 4 पे कट कर रहा है। अब हमें चाहिए ये एरिया। तो सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया, विद इन द गिवन लिमिट्स अप्लाई अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 0 to 4 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0। भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, अब 4x का इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 to 4। रख दीजिए 16 इंटू 2 32 माइनस 64 बाय 3। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2। तो वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस बार एक ग्राफ दिया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस ई एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों ग्राफ। किसका बनाएंगे, लॉग x प्लस ई का। अब देखिए, आपको log x का ग्राफ आता है, अब x प्लस ई करना है, यानी ये पूरा ग्राफ कितना यूनिट शिफ्ट कर देंगे हम, e यूनिट्स बैकवर्ड्स। सो अगर हम e यूनिट्स बैकवर्ड शिफ्ट करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया log x प्लस ई का ग्राफ। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस ग्राफ के बीच का एरिया चाहिए, मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब बच्चों ये पॉइंट क्या आ रहा है, 1 माइनस ई, ये 0। तो हमारा आंसर हो गया 1 माइनस ई से 0 लॉग एक्स प्लस ई dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x प्लस ई इज इक्वल टू टी। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 1 से e log t dt। अब log t का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स। log t को फर्स्ट, 1 को सेकंड। इंटीग्रेशन कीजिए, आपको मिल रहा है t log t माइनस टी 1 टू ई। लिमिट्स पुट कर देते हैं बच्चों, क्या आएगा e माइनस 0 प्लस 1। तो फाइनल आंसर आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। यानी अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन 3 सही चॉइस होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों। एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स। इनका हमें एरिया चाहिए कॉमन। ओके, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, तो पहले मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूं। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और रूट एक्स का ग्राफ सेमी पैराबोला। तो हमें ये एरिया चाहिए कॉमन। 0 टू अगर हम देखें तो ये लिमिट आ रही है 1। दोनों कहां कट कर रहे हैं, 1 पर। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब आप यहां देख सकते हैं कि अपर कर्व है रूट एक्स, लोअर कर्व है एक्स क्यूब। तो हमारा आंसर हो गया 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब dx। ठीक है बच्चों, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए 2 by 3 x to the power 3 by 2 माइनस x to the power 4 by 4। लिमिट्स 0 to 1। सो 2 by 3 माइनस 1 by 4। हमारा आंसर आएगा 5 by 12। तो आप देख रहे हैं हम कितना आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। सिंपल याद रखिए, ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, या कुछ क्वेश्चंस में आप राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व भी लगा सकते हैं। वैसे भी मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चंस लिए हैं, वो हम बाद में लेते हैं। तो अभी हमारा इसका आंसर आया 5 by 12। ओके, सो ऑप्शन 3 इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, एक इलिप्स है x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड अ स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ये दिया है। अब हमें इनका एरिया निकालना है कॉमन, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा बन गया इलिप्स और ये हमने बना दी लाइन। आप देख सकते हैं ये पॉइंट है
4,0 और ये पॉइंट है 0,3। हमें ये एरिया चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक रिजल्ट से करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई हमें इलिप्स का एरिया याद है कितना होता है, पाई ए बी, यानी यहां पर इस इलिप्स का एरिया हो जाएगा 12 पाई। लेकिन अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक बच्चों क्वार्टर इलिप्स चाहिए। अगर इस क्वार्टर इलिप्स में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्वार्टर इलिप्स यानी 12 पाई बाय 4 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, सो हाफ बेस इंटू हाइट। सो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग 3 पाई माइनस 6 और 3 इंटू पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 2। गॉट इट। चलिए आगे बढ़े, देखिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और एक लाइन दी गई है हमें x इज इक्वल्स टू 2a। तो पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए क्लियरली x इज इक्वल टू 2a, इसके लिए क्या काम करेगा बच्चों, एसिम्प्टोट का काम करेगा। तो और ये ग्राफ 0 0 से पास कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। And as y square is there, so this will be symmetric about x axis. So हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला। अब आप देखिए कि ये सिमेट्रिक ग्राफ है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम सिर्फ अपर हाफ का निकालते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ट्वाइस 0 to 2a अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो x को हम मान लेते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा। सो dx हो जाएगा बच्चों 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो लिमिट्स हमारी हो गई ट्वाइस, अब लिमिट हो जाएगी 0 to पाई बाई 2। अंडर रूट के अंदर देखिए क्या आएगा, 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 8a क्यूब साइन रेज टू पावर 6 थीटा अपॉन 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नाउ चलिए अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस 0 to पाई बाई 2। अब आप देखिए ऊपर आ रहा है 8a क्यूब साइन की पावर 6, नीचे से 2a कॉमन, सो 2a से 8a क्यूब कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 4a स्क्वायर, बाहर ले लेते हैं हम 4a स्क्वायर से क्या आएगा 2a इंटू 4a, तो हम देख सकते हैं हमारे पास 8a स्क्वायर बाहर आ गया। अब ये बना कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया कैंसिल, ये बचता है साइन रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। सो 16a स्क्वायर इंटू, अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग वॉलीज फॉर्मूला। अब वॉलीज फॉर्मूला क्या होगा, 4 3 2 1 इंटू पाई बाय 2। तो आप देखिए हमारा आंसर आ रहा है 3 पाई ए स्क्वायर। ओके, सो आवर आंसर विल बी 3 पाई ए स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन 1। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, लेट ए बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, कंसीडर द टू कर्व्स। एक कर्व है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर a माइनस x। अब उन्होंने कहा s इज द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स एंड y एक्सिस। देन आपको एक लिमिट निकालनी है, तो पहले हम s तो निकालें फिर लिमिट की बात करेंगे। तो पहले हम s निकालते हैं, उसके लिए मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं। ये देखिए, ये ग्राफ किसका है बच्चों, बताओ जल्दी से, ई रेज टू पावर x। अब हम ई रेज टू पावर a माइनस x का ग्राफ बना देते हैं कुछ ऐसा। अब ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट आ रहा है a बाई 2, तो वी नीड टू गेट दिस एरिया। ठीक है, सो s की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0 to a बाई 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सो आंसर माइनस ई रेज टू पावर a माइनस x माइनस ई रेज टू पावर x, लिमिट इज 0 to a बाई 2। ये वैल्यूज रखिए, तो माइनस ई रेज टू पावर a बाई 2 माइनस ई रेज टू पावर a बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर a प्लस 1, ये हमारा आंसर आया। इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बना बच्चों ई रेज टू पावर a बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब क्वेश्चन है लिमिट
a टेंस टू 0 s अपॉन a स्क्वायर, सो लिमिट a टेंस टू 0, s की वैल्यू है e रेज टू पावर a बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए एक स्टैंडर्ड लिमिट हमने याद की थी, लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है 1। तो लिमिट e रेज टू पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 1 होगा, बट व्हेन समथिंग अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें, लिमिट a टेंस टू 0 e रेज टू पावर a बाई 2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन मैंने लिखा a स्क्वायर बाय 4, तो इनटू मुझे लिखना पड़ेगा 1 बाय 4। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, सो हमारे पास क्या बचा 1 इंटू 1 बाय 4, सो माई आंसर शुड बी 1 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो गया है। लेट z इज a कॉम्प्लेक्स नंबर such that real part of z is under root x square plus 4। तो z है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस आयोटा अंडर रूट y माइनस 4। ठीक है, अब हमें दिया गया है मॉड z इज इक्वल्स टू रूट 10। ओके, सो कैन आई से दैट मॉड z स्क्वायर इज 10। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10, सो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। लेकिन देखो यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, अंडर रूट के अंदर कुछ भी है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये हमें परेशान नहीं कर रहा है, बट ये देखिए y माइनस 4, तो साथ में हमें एक कंडीशन और लगानी होगी, y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y किससे बड़ा हो जाएगा बच्चों, 4 से। ओके, चलिए अब देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, और ये आ गया y इज इक्वल्स टू 4। तो हमें ये एरिया चाहिए। अब ये कहां कट कर रहा है बच्चों, रूट 6 पर। सो मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ले रहा हूं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एज इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सो ट्वाइस 0 टू रूट 6 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। सो बच्चों ये आ जाएगा 6x माइनस एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट हो गई 0 टू रूट 6, सो ट्वाइस ऑफ 6 रूट 6 माइनस 6 रूट 6 बाय 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 24 रूट 6 बाय 3, और बेटर से इट इज 8 रूट 6 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 1। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व हुआ, डोमेन भी इन्वॉल्व हुई, अंडर रूट है तो y किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से। देन वी हैव अप्लाइड अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स वाई x एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ x का बॉक्स इंटू y। अब ये दो कर्व्स हैं, लेकिन हम एक लिमिट दी हुई है, x की वैल्यू 1 से 4 तक है, y की वैल्यू 1 से 4 तक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जब x 1 से 4 है तो बच्चों रूट x कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से 2, तो हम कह सकते हैं कि रूट x का बॉक्स क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली रूट ऑफ बॉक्स y विल आल्सो बी 1। यानी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा ग्राफ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब हम ग्राफ बना देते हैं, लेकिन विद इन द स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर अंदर। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक लाइन बनाई, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये जो पैराबोला बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा और ये ऐसा बन जाएगा। ये कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। हमें ये एरिया चाहिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट आइडेंटिफाई करो, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अपर कर्व है वो तो हमेशा 4x है, लेकिन लोअर कर्व चेंज हो रहा है, 1 से 2 में कुछ और है, 2 से 4 में कुछ और है। तो मैं भी इसको तोड़ देता हूं। तो चलिए बच्चों अब हम एरिया निकालेंगे। तो हम करते हैं एरिया इज इक्वल्स टू 1 to 2, अपर कर्व 2 रूट x, लोअर कर्व है 1, प्लस 2 से 4 2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आपको मिल रहा है 4 बाय 3
x टू द पावर 3/2 माइनस x, लिमिट हो गई 1 से 2, प्लस 4/3 x टू द पावर 3/2 माइनस x³ 12, लिमिट हो गई बच्चों 2 से 4। एवरीबडी इज दैट क्लियर? चलिए अब वैल्यूज रख दीजिए। 2 यहां रखते हैं तो हमें मिल रहा है 8√2/3 माइनस 2 माइनस 4/3 प्लस 1। यहां पे 4 रखेंगे तो प्लस 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। 8 इंटू 4 32/3 माइनस 64/12 माइनस 8√2/3 और प्लस आ जाएगा बच्चों 8/12। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट शुड बी अवर आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहे हैं कर्व है y माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x³। अब इस कर्व की दो ब्रांचेस हैं, उसके और x इक्वल्स टू 1 के बीच का एरिया हमें निकालना है। सो सबसे पहले अगर हम देखें y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस x टू द पावर 3/2। सो y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस x टू द पावर 3/2। ये हमारे पास दो ब्रांचेस आ गई। तो एक ब्रांच है y इज इक्वल्स टू x प्लस x टू द पावर 3/2 और दूसरी ब्रांच है x माइनस x टू द पावर 3/2। इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है x प्लस x टू द पावर 3/2 और मैंने एक ग्राफ बना दिया x इक्वल्स टू 1, ये ऐसा। और x माइनस x टू द पावर 3/2 अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर तो इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज कर जाएगा। तो हमें ये एरिया चाहिए between 0, 1 and these two branches. So area again same formula, upper curve minus lower curve, x plus x to the power 3/2 minus x minus x to the power 3/2 dx। ठीक है, तो आपके पास बचता है twice 0 to 1 x to the power 3/2 dx। So we have 4/5 x to the power 5/2, limit 0 to 1। So you can see that we are getting 4/5 square units। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ये समझना कि दो ब्रांचेस कैसे आएंगी और उनके बीच का एरिया कैसे निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। देखिए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और उसके एक नॉर्मल के बीच का एरिया निकालना है। अब नॉर्मल कहां ड्रॉ किया है? एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। किसी भी एक एंड पॉइंट पे लेटस रेक्टम के हमने ये किया। तो देखो एक पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। अब इसके लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होंगे 1,2 और 1,-2। मैंने यहां पर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये कहीं यहां कट कर रहा है। तो अब इसके लिए मुझे पहले नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। किस पॉइंट पे? 1,2 पे। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx हमारे पास आ रहा है 2/y, यानी जो टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आ रहा है 1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों? -1। इक्वेशन लिख दीजिए y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1। सो वी हैव द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। अब ये नॉर्मल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आएगा 9,-6। नाउ वी नीड दिस एरिया। अब देखिए यहां पर मैं अपर माइनस लोअर नहीं लगा रहा हूं, मैं बहुत स्मार्टली -6 से 2 तक राइट माइनस लेफ्ट लगाता हूं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। -6 to 2 राइट कर्व है, लाइन, लाइन से x की वैल्यू आ रही है 3 माइनस y माइनस y²/4 dy। दैट शुड बी अवर आंसर, वेरी इजी। सो 3y माइनस y²/2 माइनस y³/12, लिमिट हो गई -6 से 2। कोई डाउट यहां तक? देखिए और बताइए मुझे जल्दी से। ठीक है, अब देखिए आप इसको सॉल्व करें। 2 रखेंगे तो 6 माइनस 2 माइनस 8/12। अब जब आप -6 रखते हैं तो ये हो जाएगा +18, -6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज -6 का स्क्वायर 36, 36/2। सो अगेन माइनस माइनस +18 एंड वी हैव -216/12। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट शुड बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, find the area bounded by these two curves 2 raised to power x and 2x minus x square between 0 and 2. तो देखिए बच्चों, 2 raised to power x का ग्राफ कुछ ऐसा, 2x minus x square a parabola, something like this. So we need this area. Okay, so simple concept, upper curve minus lower curve. So 0 to 2 raised to power x minus 2x minus x square dx. So integration 2 raised to power x का integration 2 raised to power x by log 2 minus x square plus x cube by 3. Limit 0 to 2. So we have 4 by log 2 minus 4 plus 8 by 3 minus 1 by log 2. भाई 0 रखोगे तो यहां पर 2 raised to power 0 बनेगा. So finally we are getting 3 by log 2 minus 4 by 3 square units. That should be your answer. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to arc of cos x and y is equal to arc of sin x. अब arc cos x क्या होता है बच्चों? cos inverse x. arc sin x cos inverse sin inverse x. तो cos inverse x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और sin inverse x ग्राफ is something like this. So we need this area. ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 0 है, ये 1 है. अब ये पॉइंट देखें तो हमारे पास आएगा 1/√2. तो हम एरिया निकालें तो हमारे पास आना चाहिए 0 to 1/√2 sin inverse x dx प्लस 1/√2 to 1 cos inverse x dx. अब आपको इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है. क्या करेंगे? sin inverse x को फर्स्ट, 1 को सेकंड. थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. नाउ अगर हम यहां स्मार्टली प्ले करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये पॉइंट क्या आएगा? π/4. सो यहां पर हम अपर माइनस लोअर के बजाय लगाते हैं राइट माइनस लेफ्ट, तो हमें कंफर्टेबली हम इंटीग्रेशन भी कर पाएंगे और जल्दी भी हो जाएगा. 0 to π/4 हम बोल सकते हैं यहां पे आएगा cos y माइनस sin y dy. अब cos y का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin y प्लस cos y. लिमिट बच्चों 0 to π/4 रख दीजिए. देखिए कितना क्विकली आंसर आया. 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1. सो वी हैव √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स. सो ये आपको स्मार्टली जज करना पड़ेगा कि आप राइट माइनस लेफ्ट बेटर रहेगा या अपर माइनस लोअर. तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने एरिया अंडर द कर्व के ऑलमोस्ट लगभग सारी प्रोफाइल्स कवर किए. नाउ अब मैं इस सेशन में केमिस्ट्री के लिए इनवाइट करूंगा कपिल सर को. सो प्लीज वेलकम कपिल सर एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी जेईई मेल में अभी आपका मैथमेटिक्स हुआ है और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का पार्ट और उसमें चैप्टर है सॉल्यूशंस. ओके, तो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशंस का, राउल्ट्स लॉ के ऊपर है. 2 liquids x and y forms an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of the solution containing 1 mole of x and 3 moles of y is 550 mm Hg. At the same temperature, if 1 mole of y is further added to this solution, vapor pressure of the solution increases by 10 mm Hg. The vapor pressure of x and y in their pure state will be. तो हमें ये बताना है कि P नॉट ऑफ x कितना होगा और P नॉट ऑफ y कितना होगा, जिसमें हमें दो अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए एज पर राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. ओके, तो पहला है कि अगर 1 मोल ऑफ x है, 3 मोल्स ऑफ y है, तो प्रेशर होगा 550, जिसमें हमें ये पता है कि P टोटल या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है P नॉट ऑफ, यहाँ पर x और y है, P नॉट ऑफ x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस P नॉट ऑफ y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y. ये है. तो हमें ये दिया हुआ था कि पहले वाला जो है उसमें 1 मोल है x का और 3 मोल्स हैं y के, और टोटल जो प्रेशर था वो था 550 mm Hg. तो P नॉट ऑफ x तो हमें निकालना ही है. ये हो गया 1/4 और ये P नॉट y डिवाइडेड बाय इंटू 3/4. तो अगर मैं यहां से निकालूं तो 550 इंटू 4 ये बन जाएगा 2200 इज इक्वल टू P नॉट ऑफ x इंटू 3 प्लस 3 P नॉट y. ये आ रहा है. तो ये हो गई है हमारी इक्वेशन 1. ऐसे ही हमें दिया हुआ है कि अगर इसमें 1 मोल y का फर्दर ऐड कर दिया जाए तो जो प्रेशर है वो 10 mm Hg से इंक्रीज कर जाता है. ओके,
तो यानी कि नया जो प्रेशर है वो हो गया फॉर द सेकंड सोल्यूशन, वो दिया हुआ है 560 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स इंटू 1/5, क्योंकि अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हो गए हैं 5, एक x का और 4 y के, तो ये आ गया 1/5 प्लस पी नॉट ऑफ y इंटू 4/5। तो इसका प्रेशर ये इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो हो गया 4/5। ओके, 5 का एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 560 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2800। 2800 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट वाई। तो ये हो गई है इक्वेशन 2। तो अपने पास में दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो लीनियर इक्वेशंस है विद 2 वेरिएबल्स। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहां से सॉल्व करके इसको निकलेगा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, तो पी नॉट ऑफ एक्स से पी नॉट ऑफ एक्स कट जाएगा, यहां से बचा 2200 माइनस 2800, तो यहां से आया माइनस 600, और 3 पी नॉट वाई में से 4 पी नॉट वाई माइनस करूंगा तो यहां से बचेगा माइनस पी नॉट वाई, तो ये कट गया, तो यहां से हमें मिला पी नॉट वाई इज इक्वल टू 600। ओके, अब आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल सकते हैं पी नॉट वाई की वैल्यू, अगर मैं यहीं पर डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट वाई यानी कि 1800, तो पी नॉट एक्स इज इक्वल टू आ गया 2200 माइनस 1800। फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया मैंने वैल्यू पी नॉट वाई की, तो 2800 इज इक्वल टू हो गया पी नॉट एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट वाई यानी कि 600। तो पी नॉट एक्स यहां से निकल कर आ रहा है 400 mmHg और पी नॉट वाई निकला था 600 mmHg। तो देख लेते हैं ये किससे मैच कर रहा है। तो यानी कि पी नॉट ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली करके पूछा होगा, तो यानी कि पी नॉट एक्स जो है वो 400 है और पी नॉट ऑफ वाई जो है वो 600 है। तो इसके चलते जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो बन रहा है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है कंसिडर सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ 0.5 मोलर इथेनॉल, एक्वस मीडियम में दिया हुआ है, 0.1 मोलर Mg3PO4 ट्वाइस मैग्नीशियम फॉस्फेट है एक्वस मीडियम में, 0.25 मोलर है KBr एक्वस मीडियम में, और 0.125 मोलर है सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 एक्वस at 25 डिग्री सेल्सियस। Which statement is true about these solutions assuming all salts to be strong electrolytes? तो जब हमें salts के लिए बोल दिया है तो इथेनॉल को तो हमें पता है कि पानी में जाने पर डिसोसिएट करता है नहीं, तो यानी कि इथेनॉल जो है उसको हमें ट्रीट कराना पड़ेगा एज दी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट। लेकिन जो सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, चाहे वो सोडियम फॉस्फेट है, चाहे वो KBr है, इनको हमें अज्यूम करने के लिए बोला गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, यानी कि इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो पूरा 100% होगा, यानी कि पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा जो लास्ट में स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ये बताना है कि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली किस किस बात के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पाई इज इक्वल टू होता है I CRT, वेंट ऑफ फैक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन RT, ये है। तो यानी कि R और T जो होते हैं तो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, तो यानी कि पाई की डिपेंडेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है टू दी कॉन्सेंट्रेशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये अपना पाई ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो सारी चीजों के लिए काम करते हैं I इंटू C की वैल्यू निकाल देते हैं। इथेनॉल के लिए फॉर इथेनॉल I इंटू C की वैल्यू आ जाएगी, इथेनॉल का जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो होगा 1, क्योंकि डिसोसिएट तो कर नहीं रहा है, तो इसका लिए हमें लेना पड़ेगा कि इसकी जो टोटल वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स जो पानी में जाने के बाद होंगे इसके उतने ही होंगे जितने आपने डाले होंगे, तो आयोटा की वैल्यू निकलेगी 1, बट इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दे रखी है 0.5, तो आयोटा इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.5, ये वैल्यू बनेगी इसकी 0.5, हमें 0.5 ही दिया हुआ था। अब निकालते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए, तो वो है Mg3PO4 होल ट्वाइस। अब क्योंकि इसके लिए हमें बोल दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होएगा, तो उसके चलते जो इसका आयोटा निकलेगा वो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर आ जाएगा। तो 3 मैग्नीशियम मिलेंगे, 2 फॉस्फेट मिलेंगे, तो इसका जो आयोटा है वो हमें मिलेगा 5, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखी थी 0.1, तो यानी कि 0.1 इंटू 5, ये वैल्यू मिल रही है हमें 0.5। तीसरा था KBr, तो KBr जो है वो डिसोसिएट करेगा एक K पॉजिटिव और एक Br माइनस में, तो इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आफ्टर डिसोसिएशन होंगे 2, तो यानी कि इसका जो आयोटा है अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, तो इसका आयोटा निकलेगा 2,
और जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दे रखी है 0.25, तो यानी कि 2 इंटू 0.25 इज इक्वल टू मिलेगा 0.5। तीसरा जो सॉल्ट था वो था सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट डिसोसिएट करेगा 3 Na पॉजिटिव आयंस में और 1 फॉस्फेट आयन में, तो यानी कि इसका जो आयोटा है वो आयोटा होगा इसका 4, तो आयोटा इंटू कॉन्सेंट्रेशन है 0.125, तो 0.125 इंटू 4, तो ये वैल्यू भी मिलेगी हमें 0.5। यानी कि इन चारों के चारों सल्यूट्स के लिए जो आयोटा इंटू सी की वैल्यू है वो सेम है। तो हमने यही बोला कि अगर जिसका आई इंटू सी ज्यादा होगा उसका पाई ज्यादा होगा। सारे के सारे सॉल्ट्स का, सारे के सारे सल्यूट्स का, इन चारों के चारों का आयोटा इंटू सी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो पाई होगा इन सारे के सारे सॉल्यूशंस का वो सेम होगा। तो इसके चलते जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा कि ऑल दी सॉल्यूशंस विल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसीलिए दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है the vapor pressure of pure liquid A and B are 400 and 600 mmHg respectively at 298 Kelvin. On mixing the two liquids, the sum of their initial volumes is equal to the volume of final mixture. इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि this solution is obeying Raoult's law. ये solution Raoult's law को obey कर रहा है। ये ideal solution है, क्योंकि ideal solutions के लिए ऐसा होता है कि volume of the लिक्विड्स बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग सेम आ जाए। अगर डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन आइडियल है। दीज सोल्यूशंस विल ओबे राउल्ट्स लॉ। ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इज 0.5 इन द मिक्सचर। अगर बी का मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी जो होगा वो 0.5 ही होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिटी होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। तो अगर बी का 0.5 है तो ए का होगा 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन हमें पता करना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी इन वेपर फेज हमें पता करना है। तो पहले निकालते हैं इनका टोटल वेपर प्रेशर। तो अभी जैसे हमने करा P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट ऑफ A एंड B, दो A और B लिक्विड दिए हुए 400 और 600, तो P नॉट ऑफ A तो हमें दिया हुआ है 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और ये हमें दिया हुआ है 600। XA और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों की वैल्यू 0.5 है, तो ये हमारा निकल आएगा 400 इंटू 0.5 प्लस 600 इंटू 0.5, तो ये हो गया 200 और वो हो गया 300। तो यानी कि जो प्रेशर टोटल है वो तो है 500 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी mmHg। अब हमें निकालना था कि वेपर प्रेशर्स कितने होंगे इन सोल्यूशन फेज, इन वेपर फेज। वेपर फेज में कितने कितने मोल फ्रैक्शंस होंगे, तो वो हमें निकालना है। तो YA इज इक्वल टू होगा PA बाय P टोटल। तो PA कितना है, PA अपना है 200, 400 इंटू 0.5, PA हमारा निकल कर आ रहा है 200, तो यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 500, 200 बाय 500 ये आएगा 0.4। तो यानी कि YA है 0.4, YA प्लस YB इज इक्वल टू होगा 1, तो इसका मतलब YB यहां से निकल कर आएगा 0.6। तो यानी कि टोटल जो वेपर प्रेशर है वो तो है 500 mmHg, जिसमें से कि वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ रहा था 0.4 और वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ रहा था 0.6। तो उन तीनों चीजों के चलते जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है लिक्विड M एंड लिक्विड N फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स M एंड N आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो हमें यह बताना है कि इसमें से इन चार ऑप्शंस में से कौन सी चीज ठीक है। जहां पर हमें बता दिया गया है कि XM जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सोल्यूशन, XN है मोल फ्रैक्शन ऑफ N इन सोल्यूशन, YM है मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर फेज। ओके, तो हमें क्या पता है कि PA M, ठीक है, PM करके लेते हैं। प्रेशर ऑफ लिक्विड M एज पर राउल्ट्स लॉ बनेगा P नॉट ऑफ M इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ M, ये बनेगा। और जब वेपर फेज की बात करते हैं तो वेपर फेज में ये निकल कर आता है कि YM इज इक्वल टू होगा
पी एम बाय पी टोटल, तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड एम इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन वेपर फेज इनटू पी टोटल। तो अगर मैं इस पीएम को और इस पीएम को इक्वेट करूं तो मुझे यहां से मिलेगा पी नॉट ऑफ एम इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इज इक्वल टू वाई एम इंटू पी टोटल, ये मिलेगा। तो अब अगर हम यहां से निकालें वाई एम या किसी एक्स एम में रिलेशन निकाल देते हैं। अब अगर हम यहां से निकाल दें कि पी नॉट एम कितना बनेगा, तो पी नॉट एम बन जाएगा वाई एम बाय एक्स एम इंटू पी टोटल। सेम इसी तरीके से जो पी नॉट एन है वो पी नॉट एन बन जाएगा वाई एन डिवाइडेड बाय एक्स एन इंटू पी टोटल। अब आपको एक चीज ऑलरेडी दे रखी है कि पी नॉट ऑफ एन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पी नॉट ऑफ एम से, क्योंकि पी नॉट ऑफ एम हमें दिया हुआ है 450 और पी नॉट ऑफ एन दिया हुआ है 700। तो एक चीज जो हमें ऑलरेडी पता है वो ये है कि पी नॉट ऑफ एन ज्यादा है पी नॉट ऑफ एम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एन बाय एक्स एन इंटू पी टोटल जो है वो ज्यादा होगा वाई एम बाय एक्स एम इंटू पी टोटल। अब ये तो कांस्टेंट है तो इसको हटा सकते हैं, तो हमें ये मिल गया वाई एन बाय एक्स एन जो है वो ज्यादा है वाई एम बाय एक्स एम से। ये है, हमसे पूछा गया है एक्स एम बाय एक्स एन का रिलेशन, तो यहां से ये निकलेगा कि वाई एन बाय वाई एम, वाई एन बाय वाई एम, एन ही ऊपर है क्या? ओके, तो एन नीचे है, एम ऊपर है दोनों में। ओके, तो हमें निकालना पड़ेगा वाई एम बाय वाई एन, तो यहां से निकलेगा वाई एम बाय वाई एन इज इक्वल टू वाई एम बाय वाई एन इज लेस देन एक्स एम बाय एक्स एन, ये निकलेगा। ओके, तो एक्स एम बाय एक्स एन ज्यादा है वाई एम बाय वाई एन से, तो एक्स एम बाय एक्स एन ज्यादा है, एक्स एम बाय एक्स एन ज्यादा है वाई एम बाय वाई एन से। तो हमारा ये चीज प्रूव होकर आई है यहां पर एंड में। ओके, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 1 gram of a non-volatile, non-electrolytic solute is dissolved in 100 grams of two different solvents A and B, whose abuloscopic constant are in the ratio of 1:5. तो यहां से निकलता है the ratio of the elevation in their boiling points delta TB upon delta TBB निकालना है हमें, जिसमें कि हमें ये पता है ऑलरेडी कि जो डेल्टा TB होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू होगा आयोटा इंटू KB इंटू मोलालिटी, ये होगा। अब दोनों ही चीजों के लिए हमें पहले ही बता दिया गया है कि इट इज नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, तो हम आयोटा इसकी वैल्यू दोनों के लिए 1 लेकर चलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा TB ऑफ A इज इक्वल टू होगा KB इंटू मोलालिटी ऑफ A, और डेल्टा TB ऑफ B इज इक्वल टू होगा KB इंटू मोलालिटी ऑफ B। अब इन दोनों ही केसेस में क्या है कि 1 ग्राम दोनों का A और B का जो लिया गया है वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में लिया गया है, A and B whose abuloscopic constants, तो उनके जो abuloscopic constants हैं वो हमें दे रखे हैं। इसको मैं KB ऑफ A मान लेता हूं और इसको KB ऑफ B मान लेता हूं, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यूज है, क्योंकि जो KB होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो नेचर ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन इन दोनों ही केसेस के अंदर आपने करा क्या है कि 1 ग्राम चीज को डाला है 100 ग्राम्स ऑफ बोथ दी सॉल्वेंट्स, तो इसका मतलब जो दोनों ही केसेस में मोलालिटी है वो सेम आएगी। वो कितनी निकलेगी? दोनों ही केसेस में जो मोलालिटी है MA इज इक्वल टू MB निकलेगा, और वो कितना निकलेगा? 1 बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट इंटू 100 इंटू 1000। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो 10 बाय वही मोलर मास निकलेगी। तो इसके केस में आपका MA और MB, मोलालिटी इन सोल्यूशन A एंड मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन B, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं यहां से रेशियो निकालता हूं, डेल्टा TB ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा TB ऑफ B इज इक्वल टू आ जाएगा KB ऑफ A इंटू मोलालिटी डिवाइडेड बाय KB ऑफ सल्यूट B, सॉरी सॉल्वेंट B इंटू मोलालिटी। तो ये कट जाएगा, KB अपॉन K
इन दोनों कांस्टेंट्स का जो रेशियो है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1:5 है। तो इसका मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो होगा वो भी 1:5 आएगा। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है 1:5। जो रेशियो केबीज का है वही सेम रेशियो डेल्टा टीबीज का आ जाएगा अगर मोलालिटी सेम है तो, और वो सेम है क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 2 open beakers, one containing a solvent and other containing a mixture of that solvent with a non-volatile solute are together sealed in a container। ये कुछ ऐसा केस है कि सपोज एक सील्ड कंटेनर है और यहां पर 2 अलग अलग बीकर्स के अंदर 2 टाइप के लिक्विड्स रखे हुए हैं। अब वो कैसा है, एक में तो है सिर्फ प्योर सॉल्वेंट और एक के अंदर है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइलिक सॉल्यूशन। अब होगा क्या, एज पर राउल्ट्स लॉ हमें यह पता है कि प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बनेगा P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए, ये बनेगा। यानी कि जो कुछ हद तक जब किसी चीज के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो एज पर दी इन कंपैरिजन विद सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाता है। तो यानी कि PS जो होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है तभी वो मोल फ्रैक्शन है, तो यहां से हमें ये मिलता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा ही P नॉट ऑफ सॉल्वेंट से कम निकल कर आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं सॉल्वेंट का वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसीज देखूं तो वो एज पर सॉल्वेंट कम होंगे। तो यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा वेपर प्रेशर बना रहा है, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर्स कम एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि वेपर्स जो इस जगह पर होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू जो सॉल्वेंट ने बनाए हैं। और उसके बाद में जब सॉल्वेंट से वेपर्स बन चुके होंगे तो गैसेस हैं, वो गैसेस हैं डिफ्यूज करेंगी। अब वो जब डिफ्यूज करेगा तो ये वाले जो वेपर्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब जब सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो कंडेंसेशन का जो रेट है वो सॉल्यूशन की तरफ फास्ट हो जाएगा और सॉल्वेंट की तरफ से, क्योंकि यहां से वेपर्स सॉल्यूशन की तरफ जाते जा रहे हैं, तो यानी कि इस तरफ से जो फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स है यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन की तरफ रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन की तरफ रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो जाएगा। अब अगर यहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगी और सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगी। तो यानी कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमें कुछ ऐसा लेकर चलना है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज करे और सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करे। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो वो ये है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट डज नॉट चेंज। तो वॉल्यूम तो चेंज होएगी ही होएगी, जिसमें कि सॉल्यूशन की इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्वेंट की डिक्रीज कर जाएगी, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है जहां पर सॉल्वेंट की तरफ के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म करने के बाद सॉल्यूशन की तरफ जाते जा रहे हैं, तो सॉल्वेंट की तरफ डिक्रीज कर जाना और सॉल्यूशन की तरफ से इंक्रीज कर जाना। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स X, Y एंड Z is shown below. The following inferences are made. X has higher intermolecular interactions compared to Y. तो हमें क्या है, अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर दिया हुआ है उनके वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसीज। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो लिक्विड X है वो जब टेम्परेचर उसका पहुंच रहा है 293 और 313 के बीच में, तो वेपर प्रेशर उसका 800 के आसपास पहुंच जा रहा है। तो यानी कि ये सेम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए तकरीबन जो X है उसको कंपेयर टू Y कम हीटिंग की रिक्वायरमेंट है और एज कंपेयर टू Z कम हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं X, Y और Z में देखूं तो Z को सबसे ज्यादा हीट चाहिए टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू Y एंड इक्वल टू X। तो यानी कि यहां से अगर हम ये देखें कि सेम टेम्परेचर के ऊपर कौन सा लिक्विड ज्यादा वेपर्स बना रहा है, तो यानी कि कम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पर जो लिक्विड X है वो ज्यादा वेपर एक्सर्ट करवा पा रहा है, या फिर सेम उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए X को कम हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि रेट ऑफ वेपर्स जो बना सकता है या जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो कौन है, X है।
तो जो ज़्यादा वॉलेटाइल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा। अगर मैं 800 को मानकर चलूं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या 760 को भी लेकर चलोगे आप, तो 760 पर भी जो बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा x का, वो निकलेगा 310 313 के आसपास, y का निकलेगा 330 से 333 के आसपास, और z का निकलेगा 350 से 353 के आसपास। तो हमें क्या दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट z का ज्यादा है। वॉलेटाइल कौन ज्यादा है? x ज्यादा है। तो जो वॉलेटाइल्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो वीक हो गए, तभी तो वॉलेटाइल ज्यादा हैं वो लोग। तो यानी कि जो थिक ज्यादा होते हैं, जो विस्कस ज्यादा होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। जो विस्कस कम होते हैं, जो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया हुआ था, एक्स हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस एज कंपेयर टू वाई, तो हायर नहीं लोअर। अगर मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का निकालूं तो सबसे कम x में होगा और सबसे ज्यादा z में होगा। दूसरा ऑप्शन है x हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस कंपेयर टू y, तो यही स्टेटमेंट सही है। b के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है इंटरमॉलिक्यूलर वो कम है, सॉरी x के अंदर कम है। C वाला जो था Z हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, तो Z के अंदर सबसे ज्यादा है, X के अंदर सबसे कम है। तो जो एक स्टेटमेंट सही है वो सिर्फ और सिर्फ सही है B वाली। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर अ फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर इज 0.005, the density of formic acid is 1.05 ग्राम। तो एक्चुअल में ये मोल नहीं है, ये ml है। कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.5 ml पर लीटर दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें आगे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1.05 ग्राम और द वैन टॉप फैक्टर ऑफ द फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन इज नियरली इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है। तो जिसमें कि हमें यह पता है कि डेल्टा TF जो होगा, डेल्टा TF होता है वैन टॉप फैक्टर इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो जिसमें हमें वैन टॉप फैक्टर ही निकालने के लिए बोला जा रहा है और जो KF है वाटर का वो बोल दिया जा रहा है कि 1.86 है। तो निकालते हैं। हमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दे रखी है 0.5 ml पर लीटर और डेंसिटी उसके बाद में फॉर्मिक एसिड की दे दी गई है 1.05 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दे रखी है 0.5 ml पर लीटर। तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूं कि 0.5 ml है इन 1000 और इन 1 लीटर्स। तो 0.5 ml है फॉर्मिक एसिड। डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड हमें दिया हुआ है, तो मैं यहां इस डेंसिटी वाले टर्म्स को यूज करके, डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.05 और वॉल्यूम है 0.5, तो ये तो निकल कर आ गया मास। अब यहां से इसको मोलालिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा आयोटा इंटू KF इज इक्वल टू चल रहा है 1.86 और जो इसकी मोलालिटी है वो हो जाएगा इसका मास यानी कि 1.05 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय फॉर्मिक एसिड का मोलर मास। यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो वो आ गए हैं 46। फॉर्मिक एसिड का जो मोलर मास है वो है 46 है और इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था। मोलालिटी निकालने के लिए आपको मोलालिटी जो है चाहिए होती है, लेकिन क्योंकि इसका मास बहुत कम है, वो 0.55 के आसपास निकल कर आएगा, वो मास बहुत कम है, तो आप 1000 ml को अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम्स के अप्रॉक्स रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें वैसे भी ऑप्शंस जो है वो बहुत दूर दूर हैं। तो आपका लमसम जो है आंसर वो ठीक ठीक निकल कर आ जाएगा अगर आप इसको 1000 ग्राम्स में मानकर चलते हैं। तो जब ऑप्शंस बहुत दूर नहीं होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, तब जाकर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए, अदरवाइज एग्जाम के अंदर राउंड ऑफ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो डेल्टा TF जो दिया हुआ था हमें सोल्यूशन का वो था 0.0405। यहां से इस पूरी चीज को इक्वेट करने पर जो ये वैन टॉप फैक्टर है वो 1.89 के आसपास निकल कर आता है। तो उन्होंने जो नियरली ऑप्शन दिया हुआ है वो 1.9 वाला दिया हुआ है। तो हमारा इस कैलकुलेशंस के बेसिस पर जो आंसर निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा ऑप्शन 3, दैट इज 1.9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस। तो हमें दिया हुआ है कि 1 DM क्यूब, 1 DM क्यूब का मतलब हो गया 1 लीटर। तो यानी कि 1 लीटर के अंदर
0.1 मोल ऑफ आइडियल गैस जो हमें दे रखी है इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलल aqueous solution of ethylene glycol at its freezing point। तो जो स्टॉपर्स यहां पर लगा रखे हैं S1 और S2 बोला जा रहा है कि अगर इनको रिमूव कर दिया जाए आर सडनली विड्रॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आफ्टर इक्विलिब्रियम इज कितना हो जाएगा। तो एक्चुअल में थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल का यहाँ सोल्यूशन पड़ा हुआ है अगर ये अपना फ्रीजिंग पॉइंट अचीव कर लेता है तो जब ये इस गैस के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो टेम्परेचर इस सोल्यूशन का होगा वही सेम टेम्परेचर इस गैस का होगा। तो यानी कि हमें फाइनली जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो किसके बराबर होगा, वो इस सोल्यूशन ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये निकालते हैं कि इस सोल्यूशन का इस समय पर टेम्परेचर क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा डेल्टा टी एफ, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा। तो डेल्टा टी एफ वेंट ऑफ फैक्टर इनटू जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.5 मोलल और जो के एफ बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 2 लेने के लिए, तो यानी कि ये हो गया 0.5 इंटू 2, तो यानी कि डेल्टा टी एफ निकल कर आया यहां से हमारा 1। तो यानी कि इस समय पर जो पानी का टेम्परेचर होगा उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया है। तो यानी कि मैं इस समय पर यह कह सकता हूं कि टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो है टी एफ जो चल रहा है इस समय पर वो चल रहा है -1 डिग्री सेल्सियस और इसे केल्विन में कन्वर्ट किया जाए तो ये निकल कर आएगा 272 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है अभी इस समय पर वो है 272 केल्विन और ये जो सॉल्यूशन है वो उस गैस के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस गैस का टेम्परेचर भी क्या चल रहा होगा 272 केल्विन। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको PV = nRT इक्वेशन लगानी है। प्रेशर जो है, क्योंकि आप इस स्टॉपर को हटाएंगे तो जो बाहर का प्रेशर होगा तब तक वो गैस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो बाहर का प्रेशर है 1 atm और अंदर का जो टेम्परेचर है वो है 272 केल्विन। तो सारी चीजें आपको पता है, बस इक्वेट ही करना है। PV = nRT है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हमें इनिशियली वो 0.1 दिए हुए थे और जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो थी 1 लीटर, लेकिन अभी वो इनिशियल थी। अब इसमें से जो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगी गैस की, क्योंकि वो जो स्टॉपर है हटाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड जो भी होगा वो करेगा ही करेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो यानी कि आपको जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो लेने हैं 0.1, आर की जो वैल्यू है वो 0.08 लेने के लिए बोली, वो हमें लेनी ही पड़ेगी, इनटू टी है 272 केल्विन और डिवाइडेड बाय प्रेशर आपको लेना पड़ेगा ATM में, क्योंकि वो जो आर की यूनिट्स है वो हमें ATM में ऑलरेडी दे रखी हैं। ओके, तो इस पूरे को सॉल्व करके ये आ जाएगा 2.18 लीटर्स के आसपास। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये था उस समय का न्यूमेरिकल बेस, तो न्यूमेरिकल बेस में डिजिट में जो भी आंसर आ रहा है वही आपको देना पड़ेगा। इसको राउंड ऑफ या ऐसा कुछ करने के लिए बोला नहीं, तो हमें जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो 2.18 ही देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है the osmotic pressure of a solution of NaCl is 0.1 atm and that of glucose solution is 0.2 atm। अलग अलग सोल्यूशन इस समय पर, NaCl का अलग सोल्यूशन है और ग्लूकोज का अलग सोल्यूशन है। The osmotic pressure of a solution formed by mixing 1 liter of sodium chloride with 2 liters of the glucose solution is x into 10⁻³ atm। x की वैल्यू में बतानी है। ओके, तो अभी इस समय पर अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि NaCl का कितना कॉन्सेंट्रेशन है और इस ग्लूकोज का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो इधर से हम अगर निकालें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl। इसको 1 बोल देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन 1 RT। NaCl के लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो 2 होगा, क्योंकि वो डिसोसिएट करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो N होगा वही वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो हमें ये दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 बाय 2 बाय RT, तो ये तो निकल कर आ गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl सोल्यूशन 0.1 बाय 2 RT। सेम ऐसे ही अगर मैं निकालूं ग्लूकोज वाले का, तो वो हमें दिया हुआ है 0.2 और ग्लूकोज है क्योंकि पानी में जाकर डिसोसिएट होगा नहीं, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर आपको 1 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 इंटू सेकेंड सोल्यूशन को C2 बोल दे रहा हूं RT, तो यहां से C2 निकल कर आ गया है 0.2 बाय RT। तो ये तो हो गए हैं कॉन्सेंट्रेशंस
अगर 1-1 लीटर भी मानकर चलूं तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए हैं। तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे C1 के यानी NaCl के 0.1/2 RT। ग्लूकोज के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.2/RT। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर NaCl का 1 लीटर और ग्लूकोज वाले का 2 लीटर, तो यानी कि नेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो वॉल्यूम हमें यूज करनी पड़ेगी वो यूज करनी पड़ेगी 3 लीटर्स, क्योंकि 1 हो चुका होगा NaCl का और 2 हो चुका होगा ग्लूकोज का। तो अब निकालते हैं कि टोटल पाई जो होगा वो हो जाएगा नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl वाला सोल्यूशन प्लस नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज वाला सोल्यूशन इनटू RT, ये हो जाएगा। तो ये जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है ये कितनी हो जाएगी, इसका मुझे वेंटो फैक्टर भी लेना पड़ेगा इस NaCl के साथ, तो मुझे लेना चाहिए इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इनटू वेंटो फैक्टर ऑफ NaCl, तो जो कि 2 होगा। तो वो कितना निकल कर आ गया, 2 तो उसका वेंटो फैक्टर है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि आपने इसका 1 लीटर ही लिया है, तो वो कितना निकल कर आ जाएगा 0.1/2 RT। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो कितना हो गया है, वो है 3। तो ये तो निकल कर आया आयोटा यानी कि वेंटो फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl। अब हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 1 लीटर में जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 0.2/RT, और हमने इसका लिया है 2 लीटर, तो यानी कि 2 लीटर के अंदर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.2 × 2/RT, और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो हो चुकी है 3, वो है 3, और RT ये चल ही रहा है, वो ये वाला RT है, तो ये RT कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना निकला 0.1/3 और ये निकला 0.4/3। अब इस पूरे को सॉल्व करके ये बन रहा है 0.5/3। हमें रिपोर्ट करना है 10⁻³ के टर्म्स में, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 167 × 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ ATM, वो आएगा ATM में। तो 10⁻³ के साथ जो करेक्ट बनेगा नियरेस्ट इंटीजर के लिए वो है 167। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 167। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 अगर 60% आयनाइज कर रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज 1 ATM। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 ATM है। ओके, हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एट 1 ATM। तो अगर हम यहां से निकालें कि A2B3 आयनाइज होगा, बट 60% बोला, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं है, तो ये जा रहा होगा 2A + 3B। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से जिनमें वो डिसोसिएट कर रहा है वो है 5। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है वेंटो फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय n-1। n क्या है यहां पर 5 है, और अल्फा जो बोला जा रहा है वो हमें 60% आयनाइजेशन है, तो इसका मतलब अल्फा मैं यूज करूंगा 0.6 इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर -1 n-1 यानी 5 - 1, ये आ गया 4, तो ये आ गया 2.4। तो आयोटा इज इक्वल टू आ गया 3.4। तो यहां से जो इसका वेंटो फैक्टर है वो निकल कर आया 3.4। अब हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट एट 1 ATM। तो यानी कि डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा वेंटो फैक्टर जो कि है 3.4 इंटू KB हमसे बोला जा रहा है 0.52 लेने के लिए, इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी उसकी 1 है, तो 0.5 और 3.4 आधा, ओके, तो 1.7 के आसपास जा रहा है डेल्टा TB। तो डेल्टा TB 1.7 के आसपास जा रहा है, तो TB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, TB हो जाएगा 373 + 1.7। तो ये जो है ये बन रहा है 374.7। तो यानी कि राउंड ऑफ करना होगा इसको, राउंड ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो ये राउंड ऑफ करने पर बनेगा 375 केल्विन के आसपास। तो राउंड ऑफ करने के बाद जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो है 375 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है A 1 molar K4FeCN6 solution has a degree of dissociation of 0.4। तो K4FeCN6 का degree of dissociation 0.4 बोल दिया गया। Its boiling point is equal to that of an other solution which contains 18.1 weight % of non-electrolytic solution A। Okay,
फिर हमें निकालना है मोलर मास ऑफ ए। तो डेंसिटी हमें 1 लेने के लिए बोल दिया, लेकिन वो वाटर की सोल्यूशन की नहीं है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा। तो K4FeCN6 है, ये डिसोसिएट कैसे करेगा? K4FeCN6 डिसोसिएट करेगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 माइनस, ये डिसोसिएट करेगा ऐसे। तो इसका भी जो N आ रहा है वो 5 आ रहा है। अब यहां से इसका वेंट फैक्टर निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो गया आयोटा -1 बाय N -1। अल्फा 0.4 है, वेंट फैक्टर -1 और वो 5 था, तो ये 4 आ गया। 5 -1 तो ये हो गया 1.6 2.6, तो ये आ रहा है वेंट फैक्टर इसका 2.6। अब हमें बोला जा रहा है कि इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, वो इक्वल है टू दी 18.1% वेट परसेंट, जो कि कोई कंपाउंड है ए, और फिर हम उसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा टी भी दोनों का बराबर है, तो डेल्टा टी भी इज इक्वल टू क्या हो गया? वेंट ऑफ फैक्टर K4FeCN6 वाले का, तो वो आ रहा है 2.6 इंटू KB इंटू मोलालिटी, तो वो 1 है, जो कि इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो जो सोल्यूशन दूसरा दिया हुआ है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर हमें 1 लेना पड़ेगा। तो 1 इंटू KB इंटू उसकी मोलालिटी, तो वो कितना आ जाएगा? 18.1 वेट परसेंट हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि 18.1 ग्राम्स प्रेजेंट है कितने में? 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। तो हमें उस सोल्यूशन में से निकालना पड़ेगा कि सोल्यूट कितना होगा। तो 18.1 ग्राम्स हो गया। अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके मोलर मास से, तो उसको मैंने MA ले लिया है, तो यहां से क्या निकल आए? इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कर दूंगा, सॉल्वेंट का मास, तो वहां से मोलालिटी निकल कर आ जाएगा। लेकिन सॉल्वेंट का मास कितना होगा? टोटल सोल्यूशन का मास है 100, सोल्यूट का मास है 18.1, तो अप्रोक्सीमेटली आप 82 के आसपास भी ले लो, तो 82 के ग्राम के आसपास या 81.9 के आसपास का जो है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर जाएगा तो ये मोलालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो KB से KB चला गया, तो यहां से जब मैं मोलर मास ऑफ A निकालूंगा तो वो आ रहा है 18.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.6 इंटू 81.9। सॉल्व करने के बाद जो निकल कर आता है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट A, वो निकल कर आता है 85 ग्राम्स पर मोल के आसपास। हमें राउंड ऑफ करने के लिए बोला भी था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 85 के आसपास निकल कर आ जाएगा। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चंस थे जिसमें हमने कवर कर लिया मोस्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं विद एबनॉर्मल मोलर मास है, जिसको आप वेंट ऑफ फैक्टर भी कहते हो। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में सही से। थैंक यू।